प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय द्वितीय के अंतर्गत हम अहिंसा के व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक अध्याय प्रथम में हमने विभिन्न धर्म दर्शनों में हिंसा और अहिंसा के बारे में जाना कि जो धर्म है, जो दर्शन है, वह अहिंसा के बारे में क्या कहते हैं और अहिंसा के बारे में बहुत कुछ जो हमें जानने को मिला है। इसलिए अब हमें यह जानना जरूरी है कि इस अहिंसा रूपी महाव्रत को हम किस प्रकार से अपने व्यवहार में, अपने जीवन में हम ला सकते हैं, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि इस अध्याय के अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आज के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से इस अहिंसा रूपी तत्व को हम या विभिन्न प्रकार के कारक प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आज अत्यधिक हिंसा हो रही है। यदि हमारे जीवन व्यवहार से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं उनके अंदर यदि विभिन्न प्रकार की हिंसा होती है तो इसका अर्थ हुआ अहिंसा के अंदर कमी आती जा रही है। उस विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में हिंसा के साथ में उस अहिंसा के भी व्यवहार को हम समझेंगे। उस अहिंसा के व्यवहार को समझने के लिए सबसे पहले हम हमारी जीवन शैली को लेते हैं और उस जीवन शैली को यदि हम समझते हैं तब हम हमारे जीवन में उस अहिंसा को उतार सकते हैं। उस अहिंसा रूपी मूल्य को, उस अहिंसा रूपी नियम को हम हमारे जीवन में लाकर के अहिंसा के पथ के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम जाने अपनी उस जीवन शैली को, क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं कि अहिंसा के ऊपर बहुत सारे व्याख्यान दिए जाते हैं, बहुत सारे प्रवचन दिए जाते हैं। आज पूरे विश्व में उस अहिंसा को लेकर के बहुत सारे सेमिनार, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान अपनी अपनी बातों को अपने अपने ढंग से उस अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हमारे सामने रख रहे हैं कि किस प्रकार से हम उन अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करें ताकि इस विश्व के अंदर शांति स्थापित हो सके। क्योंकि जब तक अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक विश्व के अंदर शांति की कल्पना करना ही बेमानी होगा। साथ ही अनेक प्रकार की अहिंसा के ऊपर किताबें लिखी गई है, अनेक प्रकार के आर्टिकल लिखे गए हैं, बहुत सारी बातें इससे संबंधित कही गई है। कितना प्रभाव पड़ा है, कितना हमारे अंदर परिवर्तन आया है। वास्तव में देखा जाए, आंकड़ों को भी यदि इकट्ठा किया जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ एक %, कुछ एक मामलों में ऐसा हुआ होगा। इसका यह अर्थ हुआ कि इतनी सारी बातें करने के बावजूद भी हमारे जीवन के अंदर अहिंसा नहीं आ रही है और उसके पीछे जो कारण है वह है हमारी जीवन शैली। आज हम सभी जानते हैं और हम सभी एक मत होकर के इस चीज को स्वीकार भी करते हैं कि हमारी जो जीवन शैली है वो उपभोक्तावादी या सुविधावादी हो चुकी है। हम सुविधाओं से इतने घिर चुके हैं या हम सुविधाओं के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि हम हमारे अंदर कुछ परिवर्तन लाना ही नहीं चाहते हैं। उस जीवन शैली के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन हम ला सकते हैं और किस प्रकार से हम उस अहिंसा रूपी तत्व को हमारे जीवन में हम प्रतिष्ठित कर सकते हैं, उसके लिए जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सूत्र है वो है हमारी जो सुविधावादी जीवन शैली है। उस सुविधावादी जीवन शैली को हमें हर स्थिति के अंदर परिवर्तित करना होगा और जब तक हम हमारी उस सुविधावादी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं लाते हैं
हमारे जीवन के अंदर अहिंसा घटित हो, उसकी कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। और उसके लिए बहुत ही जरूरी है हम हमारे जीवन में संयम को, समता को अपनाएं। जब तक संयम नहीं होगा, जब तक इच्छा और महत्वाकांक्षाओं के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होगा, तब तक उस सुविधावादी जीवन शैली में हम परिवर्तन नहीं ला सकते। दूसरा, उस अहिंसा को प्रतिष्ठित करने के लिए जो आवश्यक बिंदु है, जो सूत्र है, वो है हमें हमारे जीवन के अंदर श्रम की प्रतिष्ठा को लाना होगा। क्यों? क्योंकि आज का हर एक व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहता है, बिना परिश्रम के ही वह सब कुछ पाना चाहता है, वह शॉर्टकट रास्ते को अपनाना चाहता है। और जब समाज या राष्ट्र के अंदर श्रम का अभाव होता है, तब अनेक प्रकार की विषमताएं पैदा होती है, अनेक प्रकार की हिंसात्मक जो प्रवृत्तियां हैं, तोड़फोड़ मूलक जो प्रवृत्तियां हैं, लूटपाट, मारकाट, इस प्रकार की जितनी भी यह स्थितियां हैं, यह आज उस परिश्रम के अभाव का नतीजा है। हमें हमारे जीवन के अंदर उस परिश्रम को लाना होगा। हम उस सच्चाई को भूल चुके हैं कि जीवन के लिए परिश्रम जरूरी है, श्रम निष्ठा। और जब तक स्वावलंबन का सिद्धांत हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक जीवन शैली के अंदर परिवर्तन घटित नहीं हो सकता। इसी के साथ में जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, हमें हमारे जीवन शैली के लिए संयम, स्वावलंबन के साथ व्यसन मुक्त जीवन जीना है। क्यों? क्योंकि व्यसन जहां व्यक्ति की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को गिराता है, वही उसकी मानसिक और शारीरिक स्तर के ऊपर भी प्रभाव डालता है और उसके आर्थिक स्तर को भी गिराता है। जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम होती है, जब उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो व्यक्ति दूसरे प्रकार के जो अनैतिक कार्य होते हैं उनकी ओर वह अग्रसर होता है। उस प्रकार के वह हथकंडे अपनाता है ताकि उन व्यसन जैसे पदार्थों को प्राप्त करने के लिए अपने धन का संचय कर सके। क्योंकि जब व्यसन किया जाता है तब धन की आवश्यकता पड़ती है, और उस धन को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के जो अनैतिक कार्य किए जाते हैं, और उन अनैतिक कार्यों के फलस्वरूप फिर हिंसा को बढ़ावा मिलता है। इसलिए अपने जीवन को व्यसन मुक्त करना है। आज पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी जनसंख्या, यानी कि एक जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थों का वह अवश्य ही सेवन करता है। हमें उससे मुक्त होना है। अहिंसा की साधना, महात्मा गांधी ने कहा है कि अहिंसा की साधना या अहिंसा के मार्ग के ऊपर चलना अत्यधिक कठिन कार्य है। जैसा कि विद्यार्थियों, पहले वाले अध्याय के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने कहा है कि अहिंसा रूपी जो हमारे पास में अस्त्र है, वह कमजोर लोगों का नहीं है, वह बलवान लोगों का है। जो अपने हृदय से निर्भय है, यह उन लोगों का है। वही लोग उस अहिंसा रूपी मार्ग के ऊपर चल सकते हैं और उस अहिंसा रूपी हथियार को वह काम में ले सकते हैं। इसलिए अहिंसा को जीवन में उतारने के लिए महात्मा गांधी ने कहा है, कठिन अभ्यास की आवश्यकता है। बिना कठिन अभ्यास के हम इस मार्ग के ऊपर नहीं चल सकते। यानी अहिंसा के मार्ग के ऊपर चलने का अर्थ हो गया एक धारदार जो तलवार होती है, उस तलवार के ऊपर चलने के समान है अहिंसा के मार्ग के ऊपर चलना। तो इस प्रकार से यदि हम निरंतर अपने मन में दृढ़ संकल्प को धारण करते हैं और अहिंसा के मार्ग के ऊपर चलने का यदि हम अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें
अहिंसा रूपी उस मूल्य को अपने जीवन में उतार सकते हैं। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे क्षेत्र है जिनसे हम जुड़े हुए हैं और जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार की हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनमें किस प्रकार से हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा करते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में किस प्रकार से हम अपने इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं या अपनी आवश्यकताओं के ऊपर नियंत्रण करते हुए हम उस अहिंसा को व्यवहार में भी ला सकते हैं। तो हमारे से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारा आहार। हम जो भोजन करते हैं, हालांकि हम कहें कि भाई जो हम भोजन करते हैं या भोजन का जिस प्रकार से उत्पादन होता है, खेती भी होती है, उसमें किसी न किसी प्रकार की हिंसा तो अवश्य ही होती है। हिंसा होगी, लेकिन उस जीवन को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खेती भी करनी पड़ेगी। यदि मनुष्य के अस्तित्व से लेकर अब तक की हम बात करें तो पहले मनुष्य एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था और वो जो कुछ उसको मिल जाता था वह अपना पेट भरने के लिए वो क्या करता था? वो खा लेता था। यदि उसको पशुओं का मांस मिलता तो वो मांस खा लेता, पेड़ पौधों के उसके फल, फूल, पत्ते जो कुछ उसको मिलता था वह उसको अपने आहार के रूप में ग्रहण कर लेता था। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के पशुओं के मांस का यदि सेवन करते हैं तो कौन सी बड़ी बात है? शुरुआत से ही मनुष्य ऐसा करता आया है। पहली बात, उस समय मनुष्य इतना विकसित नहीं था। दूसरी बात, वातावरण या भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उसको जिस प्रकार की जो व्यवस्था मिली उसी प्रकार का उसने आहार ग्रहण करना शुरू किया। क्योंकि यदि वह मनुष्य केवल उसी के ऊपर डिपेंड रहता तो वह कभी भी आगे जाकर के, जिसको हम कहते हैं शाकाहारी, वह कभी भी नहीं बनता। और मनुष्य ने ऐसा किया, खुद ने अपने आप को मनुष्य ने समझा, इसीलिए मनुष्य के विकास में जो उसको इस प्रकार की हिंसक प्रवृत्तियों से दूर ले जाने का कार्य किया, उसका प्रथम चरण में आता है उसका पशुपालन। जिन पशुओं को मारता था उन पशुओं को उसने पालना शुरू किया। जब उन पशुओं को उसने पालना शुरू किया, विभिन्न प्रकार के से वो सारे के सारे पशु उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए। उनसे प्राप्त होने वाला दूध, दही, घी आदि का उसने प्रयोग शुरू किया। तब उसके समझ में आई कि ये जो पशु है ये भी हमारे एक तरह से साथी है, हमें इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उसने देखा कि घोड़ा है, बैल है, कुत्ता है, जिनको दूसरे विभिन्न प्रकार के साधनों में इन पशुओं को काम में लिया जा सकता है। धीरे धीरे मनुष्य ने अपना और विकास किया और फिर उसने खेती करना शुरू किया। उसने समझा कि बहुत सारी ऐसी उपजाऊ भूमि है जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती है, सब्जियां होती है, फल होते हैं, उनकी वह सिंचाई करके अपने पेट को भर सकता है, अपने जीवन को वह जीवन यापन वह कर सकता है। तो धीरे धीरे इस प्रकार से मनुष्य ने अपना विकास किया, हिंसा से वह दूर हुआ और अहिंसक साधनों का उसने उपयोग करना शुरू किया। बात आती है कि जो मनुष्य होता है वह इस प्रकार से हिंसक व्यवहार क्यों करता है, इसके पीछे कारण क्या है? यदि हम अपने इस शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं को समझे, इस शरीर के रसायन को समझे, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे प्रकार के रसायन बनते हैं, बहुत सारे प्रकार के एंजाइम, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं। और ये जो हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, एक होते हैं उत्तेजना को बढ़ाने वाले और दूसरे होते हैं उत्तेजना को घटाने वाले, भी आदमी को साथ रखने वाले भी होते हैं। तो जिस प्रकार के हमारे शरीर के अंदर रसायनों की प्रतिक्रिया होती है, रसायनों का सिक्रेशन होता है, उसी प्रकार का फिर हमारा व्यवहार होता है। आज के जो वैज्ञानिक है वो अनुसंधान कर रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक ट्रिप्टोफैन नामक रसायन का स्राव होता है
और एक उसी से जुड़ा हुआ एक सेरोटोनिन। इस प्रकार के जो ये रसायन है, इन रसायनों के द्वारा हमारा जो व्यवहार बनता है वह बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इनको नियंत्रित करके हम हमारे हिंसा रूपी जो भाव होते हैं उनके ऊपर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मनुष्य के लिए मांस कभी भी स्वाभाविक भोजन नहीं रहा है। यदि आज वैज्ञानिकों ने इस चीज को सिद्ध कर दिया है कि हमारे शरीर का जो आंतरिक स्वभाव है या उसकी जो संरचना है, हमारे पाचन तंत्र की जो संरचना है, वो बिल्कुल भी मांस जैसे पदार्थों के लिए नहीं बना है, उसके अनुकूल वह बिल्कुल भी नहीं है। यदि शाकाहारी और मांसाहारी पशुओं की हम तुलना करें तो हम सभी जानते हैं कि जो शाकाहारी पशु होते हैं उनके दांतों की बनावट शाकाहारियों की अपेक्षा अलग होती है। जो शाकाहारी पशु होते हैं उनके अंदर बनने वाला जो एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, शाकाहारियों में उसकी मात्रा कम होती है, जबकि मांसाहारी पशुओं में अधिक होती है, क्योंकि मांस को पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा उस एसिड की आवश्यकता पड़ती है। आंतों की लंबाई में भी फर्क होता है। हमारी जो शाकाहारी होते हैं उनकी जो आंत होती है उसकी लंबाई ज्यादा होती है, जबकि मांसाहारियों की जो आंत होती है वो छोटी होती है। क्यों? क्योंकि शरीर उसको अधिक देर तक अपने अंदर नहीं रोक सकता, अपच को जल्दी से जल्दी वह बाहर निकालना चाहता है। इस प्रकार से अनेक ऐसी बात, छोटी छोटी बातें हैं जिनके द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि हमारा जो शरीर है वह मांस जैसे पदार्थों को खाने के लिए नहीं बना हुआ है। अन्न और मन का संबंध हम सभी जानते हैं और हमने ये कहावत भी सुनी है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जिस प्रकार के भोजन को हम ग्रहण करेंगे उसी प्रकार के हमारे अंदर रसायन बनेंगे और उन रसायनों के अनुसार उसी प्रकार के स्राव बनेंगे, और जिस प्रकार के स्राव बनेंगे उसी से हमारा निर्धारित होगा व्यवहार, हमारा भाव और हमारा व्यवहार। इसलिए जो सात्विक, सुपाच्य और अच्छे भोजन को ग्रहण करते हैं उनके मन में हमेशा इसी प्रकार के अच्छे और अहिंसा रूपी भाव भी बनते हैं। इसी प्रकार से आते हैं वस्त्र। वस्त्र पहनने के लिए जरूरी है। शुरू में मनुष्य बिना वस्त्रों के रहता था, लेकिन धीरे धीरे वह जैसे जैसे अपना विकास करता गया, उस विकास के साथ में जंगल से जो कुछ भी मिला, छाल है, पेड़ के पत्ते हैं आदि के द्वारा उसने अपने आप को ढकना शुरू किया, और धीरे धीरे फिर उसने जैसे ऊन है, कपास है, दूसरे जो और पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें हैं उनसे उसने सूत काटना शुरू किया, धागे बनाने शुरू किए, और फिर उसने अपने शरीर को भी ढकना शुरू किया। तो इस प्रकार से उसने अपना विकास किया, दूसरी चीजों को भी उसने समझा, और प्रकृति और खुद के साथ में उसने एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। साथ ही आज के दौर के अंदर यदि देखा जाए, जितनी हमारी जो आवश्यकताएं बढ़ती गई है, और हमारी आवश्यकता मान लीजिए कि 2, 3, 4 जोड़ी कपड़े से पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी इस फैशन के दौर में लोगों को दिखाने के लिए हम बहुत सारे कपड़ों को यूज में लेते हैं, और जितना अधिक हम कपड़ा यूज में लेंगे उतनी ही दूसरी तरफ खेती से और चाहे पशुओं के रूप में उतनी ही हिंसा बढ़ती जाएगी। चमड़ा रंगने के लिए पशुओं के खून का प्रयोग, बहुत सारे ऐसे चमड़े या चमड़े से बनने वाली जो वस्तुएं होती है उनको आकर्षक बनाने के लिए, ताकि कंपनियां अच्छा पैसा कमा सके, उनके लिए जो पशु होते हैं उनके खून को काम में लिया जाता है। हालांकि रंगाई, छपाई, इस प्रकार के जितने भी कार्य अनादिकाल से चले आ रहे हैं, लेकिन पहले लोग प्रकृति से मिलने वाली जो चीजें होती थी उन्हीं से वह रंगाई और छपाई को काम में लेते थे। किसी पशु का वध नहीं किया जाता था, लेकिन आज ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या हम हमारे घर के अंदर ऐसी वस्तुओं को रखना पसंद करेंगे जो किसी की हत्या करके और उससे निकाले हुए खून से रंगी हुई हो?
लेकिन फिर भी हम अपना शौक पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्यों है ऐसा? चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम देखते हैं अनेक प्रकार की जो औषधियां हैं वो बनाई जाती है, और उन औषधियों को बनाने के लिए अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया जाता है। भारी मात्रा के अंदर उन पशुओं का वध किया जाता है। यहां तक कि चिकित्सा के क्षेत्र में यदि किसी भी नई दवा का सृजन किया जाता है, जो नई दवाई हमारे सामने आती है, उसका सबसे पहले जो प्रयोग किया जाता है वह पशुओं के ऊपर किया जाता है। बहुत सारे जैसे मेंढक है, कॉकरोच है आदि को बच्चों को सिखाने के लिए, जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको सिखाने के लिए उन्हीं छोटे छोटे जीवों के साथ चीर फाड़ की जाती है, उनको मारा जाता है। और जितनी भी प्रकार की आज औषधियां आ रही है, उन औषधियों के लिए जहां भारी मात्रा के अंदर इस प्रकृति का दोहन हो रहा है, पशुओं को मारा जा रहा है, इससे न केवल प्रकृति के अंदर संतुलन बिगड़ रहा है, दूसरी ओर हमारे ऊपर भी बहुत सारी हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। एक समय था जब व्यक्ति इस प्रकार की किसी भी औषधियों का सेवन नहीं करता था, वह प्रकृति के साथ में रहते हुए प्रकृति के द्वारा ही उन्हीं चीजों को काम में लेते हुए अपने आप को ठीक करता था। और इन्हीं औषधियों के लिए जो इन पशुओं के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि जो हिंदुस्तान है, पहली बात चमड़े का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश हमारा हिंदुस्तान है। इसका अर्थ हुआ कि दुनिया में सबसे ज्यादा पशुओं की हिंसा हमारी यही होती है, जिसको हम राम की जन्मभूमि, महावीर या बुद्ध की जन्मभूमि कह रहे हैं, उसी जन्मभूमि के ऊपर सबसे ज्यादा पशुओं को काटा जाता है। इतना ही नहीं, बंदरों का सबसे जो बड़ा आयातक देश है वह है अमेरिका, और हिंदुस्तान से ही अमेरिका को हर साल केवल बंदरों के द्वारा करोड़ों रुपए की आय हो रही है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तो यह क्या है? यह एक विकराल या विराट रूप में एक तरह से पशुओं की हिंसा है। तो औषधियों के निर्माण के लिए कहें, चाहे चमड़े के रंगाई के लिए कहें, यह इस प्रकार के घातक व्यापार या घातक काम हमारे देश में हो रहा है। हालांकि हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में इस प्रकार की ये सारी की सारी चीजें हो रही है। और हम सभी देखते हैं, आप सभी जियोग्राफी चैनल या डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं के बारे में बताया जाता है, और उसके अंदर साथ में यह भी बताया जाता है कि किन किन पशुओं का सबसे ज्यादा शिकार होता है। किसी से दवाई बनाने के लिए, किसी का चमड़ा अच्छा है, किसी की हड्डियों के लिए, तो किसी के मांस के लिए, तो किसी के किसी चीज के लिए, किसी न किसी रूप में उन पशुओं का वध किया जाता है, उनका शिकार किया जाता है। कई पशु जीव तो इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, और कई सारे ऐसे हैं जो विलुप्त होने की कगार के ऊपर है, जिनको हम हमारी अंगुलियों के ऊपर गिन सकते हैं, उनकी उतनी ही संख्या बची है। इसलिए अहिंसा के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम इन औषधियों के ऊपर कंट्रोल करें और हम एक प्राकृतिक जीवन को अपनाएं। जितने हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतने ही हम उस हिंसा से बच सकेंगे। अब उद्योग धंधे, व्यापार और हम विज्ञान की बात करते हैं। उद्योग धंधे, बहुत बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं, उन उद्योगों के अंदर मजदूरों को काम में लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जहां पर पशुओं को भी काम में लिया जाता है। उन उद्योग धंधों को चलाने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता पड़ती है और बहुत ज्यादा बिजली की भी आवश्यकता पड़ती है। और ये जितने भी संसाधन है एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए, हम उसी प्रकृति से उनको ला रहे हैं। अर्थात किसी न किसी रूप से उस प्रकृति के साथ में हम हिंसा कर रहे हैं, उस प्रकृति का हम किसी न किसी रूप में उसका हम दोहन कर रहे हैं। हालांकि आज की बहुत बड़ी यह आवश्यकता भी है, लेकिन क्या हम उन आवश्यकताओं को सीमित नहीं कर सकते? प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं
कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि आने वाले समय में हमें शुद्ध पानी पीने के लिए भी उसके भी हमें पैसे चुकाने पड़ेंगे। यानी कि आज जो पानी है वो भी हमें फ्री में नहीं मिल पा रहा है, या जिसको हम मिनरल वाटर बोलते हैं, शायद दूध हमें गांवों के अंदर उससे सस्ता मिल जाएगा, लेकिन वह पानी हमें महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों के द्वारा उन सभी चीजों का हम अंधाधुन दोहन कर रहे हैं, और उसका परिणाम किसी न किसी रूप में हमें भी भुगतना पड़ रहा है। और इन्हीं उद्योग धंधों के चलते, क्योंकि एक जो उद्योग निर्मित किया जाता है उसमें बहुत भारी मात्रा के अंदर प्रोडक्शन होता है, और इतनी मात्रा में प्रोडक्शन होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर के कम समय के अंदर उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते। उससे फिर क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ती है, बेकारी बढ़ती है, और उस बेकारी के फलस्वरूप फिर शोषण बढ़ता है। समाज के अंदर शोषण की स्थितियां पैदा होती है, और उस शोषण के पीछे सबसे बड़ा कारण आज जो बन रहा है वो हमारे उद्योग धंधे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि छोटे छोटे जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा दीजिए, ताकि हर व्यक्ति को क्या मिल सके? रोजगार मिल सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, और ऐसा नहीं होने से ही फिर शोषण, हिंसा आदि की जो प्रवृत्तियां हैं वह बड़ी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का ह्रास हो जाता है, क्योंकि एक इंडस्ट्री के अंदर व्यक्ति काम करते करते मशीन बन जाता है, यंत्र बन जाता है। खुद के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होता है। उसका सिर्फ एक ही काम हो जाता है, सुबह से लगा करके शाम तक काम करना, अपने परिवार का पेट पालना, और सुबह उठ करके फिर उसी इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाना, जो आगे जाकर इसी प्रकार की हिंसा रूपी जो विषमताएं हैं उसको ये चीजें पैदा करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम छोटे छोटे जो ग्रामोद्योग या लघु उद्योग है हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए। कम मिलेगा, लेकिन कम से कम हर व्यक्ति को मिलेगा तो सही। व्यापार में बहुत सारी हिंसा होती है। आज हम देख रहे हैं कि व्यापार के अंदर कौन व्यक्ति पूरी तरह से प्रामाणिक है? कोई प्रामाणिक नहीं है। यहां तक कि कोई चीज हम तोलते हैं तो उस तोल में भी कमी बेसी रखते हैं, कम तोलेंगे, उसमें भी कुछ न कुछ वो जरूर घोटाला करेंगे। व्यापार में आज प्रामाणिकता नहीं रही है, और हर एक व्यापारी यह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वह पैसा कमाए, इसलिए वह जमाखोरी भी करता है, चीजों के भावों को आसमान तक ले जाता है, जिसे गरीब बेचारा मारा जाता है। और जब आम आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तब वह किसी न किसी रूप से उस हिंसा के मार्ग को अपनाते हैं। पशुओं की हिंसा का व्यापार बहुत बढ़ रहा है। जो हमें विभिन्न प्रकार के चमड़े के बैग यूज में लेते हैं, चमड़े से बने हुए जो कोट यूज में लेते हैं, चमड़े की बनी हुई हम जो कैप, हमारी जो टोपी होती है उसको हम पहनने के लिए काम में लेते हैं। इससे जहां पशुओं की हिंसा होती है वहीं व्यापारी अधिक से अधिक धन अर्जन करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन चीजों को किसी न किसी रूप में वो बढ़ावा देते हैं। विज्ञान का क्षेत्र, आज विज्ञान का जमाना है, बिना विज्ञान के आज कुछ भी नहीं है। और जो विज्ञान है हमें जहां एक और इसने बहुत सारी सुख सुविधाएं दी है, वहीं इस विज्ञान के चलते हमारे सामने बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियां भी खड़ी हो गई है, जिसके चलते हुए आज व्यक्ति के लिए एक अच्छा जीवन जीना बहुत ही दुभर हो गया है। और वो किस प्रकार से हो गया, आज हम देख रहे हैं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां विज्ञान के विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है या उपकरण है उनको हम काम में नहीं ला रहे हैं, किसी न किसी रूप में हम ला रहे हैं। और जितना हम उन उपकरणों को काम में ला रहे हैं उतने ही हम उनके ऊपर क्या होते जा रहे हैं, हम उनके ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं। और जितने हम उनके ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं उतनी ही उनकी खपत भी बहुत ही ज्यादा हो रही है। यदि हमें
विज्ञान की थोड़ा सा पीछे जाए और आज के विज्ञान को हम देखें तो पहले के समय में जो भी माल ढुलाई आदि जो काम किए जाते थे स्वयं व्यक्ति करता था। घोड़े, गाड़ी, ऊंट आदि के द्वारा इस प्रकार के काम किए जाते थे, लेकिन आज हर काम मशीन से हो रहा है, यंत्रों से हो रहा है, जिससे परिश्रम का काम तो बहुत दूर रह गया है और आज अणु शक्ति का प्रयोग हो रहा है, जिसके चलते अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हुई है। जहां सुविधाएं मिली है, दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी पैदा हुई है। जो विज्ञान और सर्वोदय की बात कही गई है, सर्वोदय की बात यही है कि विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ इसे हमने प्राप्त भी किया है, लेकिन दूसरी ओर इसका जो पक्ष है वह हिंसा को भी बढ़ावा दिया है। क्योंकि हिंसा को बढ़ावा इस रूप में दिया है कि विज्ञान ने जितनी भी सुख सुविधाएं दी है, कोई जरूरी नहीं है वह सबको प्राप्त हो, लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमारे मन में भी ये विचार पैदा होता है कि हम भी उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करें, और इससे जो एक दरार पैदा होती है, उससे अनेक प्रकार का जो विघटन पैदा होता है वो आगे जाकर के एक हिंसा का रूप लेता है। आज इसी विज्ञान ने बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र और खतरनाक से खतरनाक हमें हथियार उपलब्ध करवाए हैं, ऐसे ऐसे हथियार उपलब्ध करवाए हैं कि किसी भी व्यक्ति को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। इसलिए हम देखते हैं और कई बार अखबारों में पढ़ते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों के अंदर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 5वीं क्लास का जो बच्चा होता है वो पिस्टल लेकर के आ जाता है, अपने टीचर को गोली मार देता है, अपने साथियों को गोली मार देता है। इसलिए इस विज्ञान के युग में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है इस अहिंसा की। आज हम देख रहे हैं परमाणु बम, अणु बम, हाइड्रोजन बम आदि विज्ञान की देन है। जब एक बार कहीं पर इसका प्रयोग कर दिया जाता है तो भारी तबाही मचा देता है, लेकिन उस अहिंसा के प्रयोग के द्वारा उसी परमाणु रूपी शक्ति को हम शांति के कार्यों में भी ले सकते हैं और ऐसा किया भी जा सकता है। भौतिक परमाणु बनाम चैतन्य परमाणु, यदि हमारे इस भौतिक परमाणु के अंदर इतनी शक्ति है तो क्या हमारे इस चैतन्य रूपी उस आत्मा के अंदर इतनी शक्ति नहीं है? है उसके अंदर इतनी शक्ति, लेकिन हम हमारी जितनी भी ऊर्जा है, जितना भी हमारा धन है, वो हिंसा को और हथियारों को बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं, न कि अहिंसा को बढ़ाने के लिए। इसलिए आज ये स्थितियां पैदा हुई है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अध्यात्म के साथ में विज्ञान का भी समन्वय हो। अहिंसा को हम शिक्षा के साथ में जोड़ सकते हैं, क्योंकि आज अहिंसा के शिक्षण की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैंने कहा कि आज हथियारों को बनाने के लिए इतना रुपया खर्च किया जा रहा है कि हम बैठ करके 1 मिनट में लिख नहीं सकते। क्या उसका थोड़ा सा पार्ट भी हम अहिंसा के लिए खर्च करते हैं? बिल्कुल नहीं खर्च करते हैं। यदि किया जाए तो निश्चित रूप से हम अहिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। इस अहिंसा शिक्षण के साथ में शारीरिक यानी कि परिश्रम की भी आवश्यकता है। अब बात आती है कि यह शिक्षा देगा कौन? हम एक तो वह व्यक्ति जो वास्तव में इस चीज को अपनाना चाहते हैं, और दूसरा हम हमारे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में एक अनिवार्य विषय के रूप में भी इसको लागू करके अहिंसा रूपी विषय को पढ़ाया जा सकता है। अहिंसा और पर्यावरण ये भी दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितना हिंसा को बढ़ावा मिलेगा उतना ही हम पर्यावरण यानी कि हमारे आसपास के वातावरण को हम दूषित करेंगे। क्योंकि आज हमारे अंदर सहिष्णुता नहीं है, जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक हो रही है। जनसंख्या वृद्धि होगी तो उतना ही हमें उत्पादन की आवश्यकता होगी, उतना ही हमें अन्न ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, और उसके चलते फिर व्यक्ति किसी न किसी रूप से हिंसा करता है। इसलिए बहुत जरूरी है
कि हम अपनी आवश्यकताओं के ऊपर कंट्रोल करें, नियंत्रण स्थापित करें, और जितना नियंत्रण होगा उतना ही हमारे अंदर अहिंसा के भाव पैदा होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ